बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स में चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.4 जो पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो पार्शियल फ्रैक्शंस के 3 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, 4.1, 4.2 एंड 4.3। तो आज हम करने जा रहे हैं 4.4। हर एक्सरसाइज में हमने अलग अलग से एक एक केस किया था फॉर पार्शियल फ्रैक्शंस। एक्सरसाइज 4.1 में हमने किया था कि अगर डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स आपके डिफरेंट हों, लीनियर हो और डिफरेंट हो, उस सूरत में आप a अपान एक टर्म लिखते थे, b अपान सेकेंड टर्म लिखते थे। फिर 4.2 में हमने केस नंबर 2 लिया था। केस नंबर 2 में क्या था कि एक सिंपल टर्म था, दूसरा रिपीटेड टर्म था। एक लीनियर टर्म, दूसरा रिपीटेड टर्म। उस सूरत में आप उसे a अपान लीनियर टर्म, b अपान रिपीटेड टर्म को एक दफ़ा लेते थे, फिर c अपान आप उसका स्क्वायर ले लेते थे। इसके बाद एक्सरसाइज 4.3 में हमने थर्ड केस लिया था, केस 3 फॉर पार्शियल फ्रैक्शंस। उसमें क्या था कि एक फैक्टर आपका डिनोमिनेटर में एक टर्म क्वाड्रेटिक जबकि अदर टर्म वाज लीनियर। तो आपने a अपान लीनियर टर्म लेता था, फिर bx प्लस c अपान क्वाड्रेटिक आप लेते थे। अब आज जो हम इस एक्सरसाइज में करने जा रहे हैं, इस एक्सरसाइज में एक टर्म तो आपको लीनियर नजर आ रहा है, दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक भी है और रिपीटेड भी है। इफ द टर्म्स इन डिनोमिनेटर ऑफ एनी एक्सप्रेशन, वन टर्म इज लीनियर एंड द अदर इज रिपीटेड एंड क्वाड्रेटिक, ये आप ज़हन में रख लें। क्वाड्रेटिक हो तो क्वाड्रेटिक क्या है कि x के लिए पावर स्क्वायर में हो तो वो क्वाड्रेटिक कहलाता है, और साथ में क्या है कि ब्रैकेट में होल पे स्क्वायर है, ये आपको रिपीटेड शो कर रहा है। तो रिपीटेड फैक्टर भी है, क्वाड्रेटिक भी है। इस सूरत में आप इसे किस तरह करेंगे, इस सूरत में आपके जो पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे वो a अपान लीनियर फैक्टर x माइनस 1 प्लस सेकेंड टर्म आपका क्या होगा, bx प्लस c, bx प्लस c दिस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपने अगले में आपने क्या लेना है, bx प्लस c क्वाड्रेटिक के साथ लेना है। अब अभी तक आपने रिपीटेड इसका नहीं लेना है। इसके बाद प्लस dx प्लस e डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये आपके पार्शियल फ्रैक्शंस इस तरह बनेंगे और दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सबसे बेसिक चीज ये है, जो एक्सप्रेशन 1 आपने डेवलप किया, आपने सिर्फ डिनोमिनेटर को पहचानना है कि एक लीनियर टर्म, इसके बाद क्वाड्रेटिक टर्म, और क्वाड्रेटिक फिर रिपीटेड भी है। तो आपने सबसे पहले लीनियर लिया, इसके बाद आपने क्वाड्रेटिक लिया, यानी ये क्वाड्रेटिक लिया, फिर ये स्क्वायर, इस कंप्लीट टर्म को आपने क्वाड्रेटिक रिपीटेड के लिए dx प्लस e ऊपर लिख के ये ले लिया आपने। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस पार्शियल फ्रैक्शन के सॉल्व करते हुए हम क्या करते थे पिछले एक्सरसाइज में, सबसे पहले आप एक्सप्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन का डेवलप कर लेंगे जिसमें आपके कांस्टेंट्स a b c d e, इसमें 5 कांस्टेंट हैं। पिछले एक्सरसाइज में 3 थे, उससे पिछले एक्सरसाइज में हमारे 2 कांस्टेंट बनते थे। तो अब 5 कांस्टेंट के लिए आपने वैल्यू फाइंड करना है, a के लिए करना है, b के लिए करना है, c d और e के लिए करना है। फिर इन सब के वैल्यूज आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर लेंगे तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन निकल आएगा। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप में हम क्या करते थे कि डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर लेते थे ऑन बोथ साइड्स। सो नाउ मल्टीप्लाइंग x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब मैं रफ वर्क में आपको करके फिर इरेज कर लेता हूं। इस टर्म को पहले आप लेफ्ट पे मल्टीप्लाई कर लें, तो लेफ्ट में ये टर्म लिख के आप मल्टीप्लाई कर लें, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू ये टर्म लिख लें लेफ्ट साइड वाला, 1 अपान एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि इसको आपने दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना था। ये लेफ्ट साइड को आपने लिख लिया और इस फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या बच रहा है 1। इट मीन्स
लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर आपका ख़त्म हो जाएगा अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर लें। तो लेफ्ट साइड पे क्या बच रहा है, लेफ्ट साइड पे 1 बच रहा है, लेफ्ट साइड पे 1 बच रहा है। अब आते हैं राइट साइड की तरफ। तो राइट साइड में ये टर्म इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब तीनों के साथ आप अलग अलग मल्टीप्लाई कर लें, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, x माइनस 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, जबकि ये एक्स स्केयर प्लस 1 स्केयर ये a के साथ मल्टीप्लाई होगा, a इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 होल स्केयर। अब प्लस ये फैक्टर आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स स्केयर प्लस 1 एक कट जाएगा, ऊपर क्या बचा हुआ है बी एक्स प्लस सी, एक्स स्केयर प्लस 1 यहां स्क्वायर है, यहां स्क्वायर नहीं है, तो इट मींस ये एक्स स्केयर प्लस 1 रिपीटेड में है, एक यहां से कट गया तो एक एक्स स्केयर प्लस 1 बाकी बचता है। तो या मैं ऐसे कर लेता हूं कि ये इस फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करके रफ वर्क में आपको थोड़ा सा समझा दूं ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस 1, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये फैक्टर इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है राइट साइड पे। तो पहले से तो हमने कर लिया, ये बन गया। अब दूसरे के साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 होल स्केयर। एक टर्म, सॉरी ये टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है, इसमें से एक टर्म ये एक्स स्केयर प्लस 1 है, एक इसके एक में से कैंसिल हो गया तो एक आपका एक्स स्केयर प्लस 1 बाकी बचता है। तो क्या बच गया, बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद थर्ड टर्म से आप मल्टीप्लाई कर लें, इसी तरह रफ वर्क में थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई कर ले, एक्स स्केयर प्लस 1 एक्स स्केयर प्लस 1 से कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स माइनस 1। अब ये आपका होगा एक्सप्रेशन नंबर 2। इसके बाद आपने थर्ड स्टेप में क्या करना था, पहले स्टेप में आपने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने थे, दूसरे स्टेप में आपने क्या करना था, डिनोमिनेटर को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना था। इसके बाद जो एक्सप्रेशन आपका डेवलप हो रहा है, तीसरे स्टेप में क्या करना है, जो आपका लीनियर टर्म है आपने सबसे पहले उसे लेना है, उसे इक्वल टू 0 करार देना है। नाउ x माइनस 1 जो आपका लीनियर टर्म है, ये अगर 0 की इक्वल हो तो x आपने वैल्यू फाइंड करना है, ये -1 उस तरफ जाके +1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 में आप x इज इक्वल टू 1 पुट कर लें। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने से लेफ्ट साइड पे 1 है, यहाँ पे a इंटू एक्स का स्केयर इट मीन्स 1 स्केयर प्लस 1 होल स्केयर प्लस b इंटू एक्स की जगह आपने 1 लिख लिया प्लस c इंटू 1 माइनस 1 हो गया इंटू एक्स स्केयर है तो ये 1 स्केयर प्लस 1 प्लस ये डी एक्स की जगह d इंटू 1 और ये प्लस e इंटू एक्स माइनस 1 है तो ये 1 माइनस 1। अब आप देख लें, आपके पास ये तीनों आपके अलग अलग आ रहे हैं, ये 1 माइनस 1 0 बन रहा है तो इस पूरे टर्म को 0 बना देता है, ये बन गया 0 प्लस ये 1 माइनस 1 0 बन रहा है तो इस पूरे टर्म को क्या बना रहा है 0। अब आपके पास सिर्फ ये टर्म बच रहा है, ये टर्म क्या है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 तो 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, 2 का फिर स्क्वायर है 4 तो 4a, तो क्या हुआ 4a दिस इज इक्वल टू 1। अब आपने क्या करना है, ये जीरोज हैं आप इन्हें रहने दें या आप इन्हें इरेज कर लें, इनकी कोई अहमियत नहीं है। तो 4a इक्वल्स टू 1 और a इक्वल्स टू क्या होगा 4 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 1/4। तो a के लिए वैल्यू आपको फाइंड हो चुका है। अब आपने 5 कांस्टेंट्स है a b c d e, इन सब के लिए एक एक करके वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो a आपने वैल्यू फाइंड कर लिया, इसको यहाँ साइड पे लिख लें, a इज इक्वल टू 1/4।
तो ये आप साइड पे करके लिख लें। अब इसे इरेज करके हम बी सी डी ई और ई के लिए हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। अब एक स्टेप आपने ये करना है, अब एक स्टेप आपने ये करना है कि इसको एक्सपेंड करना है, यानी दिस इज फिफ्थ और फोर्थ स्टेप ऑफ जो हम पहले सॉल्व करते आ रहे हैं। पिछले एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हमने किए थे एक्सप्रेशन 2 या इक्वेशन नंबर 2 को हम फिर एक्सपेंड करते थे। एक कांस्टेंट के लिए वैल्यू निकालने के बाद हम इसे एक्सपेंड करते थे। एक्सपेंड करने के बाद आपके पास जितने भी ऑर्डर में x के वैल्यूज़ आ रहे हैं, अगर x4 आ रहा है, x3 आ रहा है, x2 आ रहा है, तो हर एक के लिए आपने अलग से फिर इस एक्सप्रेशन को इक्वेट करना होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंशन क्या है कि ब्रैकेट्स इसके खोल दें और जो कांस्टेंट्स हैं उनको अंदर आप मल्टीप्लाई कर लें। तो a इंटू इसको आप खोल दें, a प्लस बी स्क्वायर है, ये यहाँ मैं लिख दूँ एक्सपेंडिंग दी इक्वेशन। नाउ एक्सपेंडिंग दी इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 क्या होगा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है, इट मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर है। तो ये क्या होगा, x4 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। तो ये आपने ओपन कर लिया, ये बन रहा है प्लस। अब ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सबसे पहले आप इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो एक आपके पास छोटा सा वर्क पोर्शन अलग से बनता है, रफ वर्क। आप इसे इस तरह कर लें ताकि आपको आसानी से कोई मिस्टेक ना हो। ये क्या हो गया, एक्स क्यूब, ये इसके साथ प्लस एक्स, ये माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस प्लस माइनस 1 इज 1। तो ये क्या हुआ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है। अब आपने बी एक्स प्लस सी को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बी एक्स प्लस सी। तो अब देखें क्या होता है, बी एक्स इसके साथ बी एक्स फोर, इसके साथ माइनस बी एक्स क्यूब, ये इसके साथ प्लस बी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस बी एक्स। इसके बाद ये इसके साथ प्लस सी एक्स प्लस सी एक्स क्यूब, ये इसके साथ माइनस सी एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ प्लस सी एक्स, और ये इसके साथ माइनस सी। तो अब ये कंप्लीट यहां से यहां तक एक्सपेंशन है इन तीन चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहां अब हमने क्या करना है कि इसको फर्दर आगे हम चलाते हैं। दिस इज बी एक्स 4 माइनस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी। अब आपने क्या करना है, इन दो टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर लें और इसी की कंटिन्यूएशन में आप आगे लिख दें। डी एक्स प्लस सी और एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। डी एक्स प्लस ई एक्स माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो डी एक्स पहले एक्स के साथ, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस डी प्लस ई एक्स, और ये माइनस ई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है, ये आप यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर लें। डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी प्लस ई एक्स माइनस ई।
तो अब ये आपको ये बन गया आपका एक्सप्रेशन 3। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आपने क्या करना है कि जब आप एक्सपेंड कर चुके, अब आप इसमें देख लें, इस ब्रैकेट को भी खोल दें, एक स्टेप मैं आपको बचा देता हूं। ये a अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो तो यहां ax4 हो जाएगा, यहां a हो जाएगा, यहां 2ax² हो जाएगा, a प्लस 2ax²। अब ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गया। जब एक्सपेंडेड फॉर्म में आ जाए, इसके बाद आपने राइट साइड पे सबसे पहले देख लें कि x के पावर्स कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। आपको x की पावर 4 भी नज़र आ रहा है, x की पावर 3 भी नज़र आ रहा है, x² भी नज़र आ रहा है, सिंपल x भी नज़र आ रहा है और सिंपल कांस्टेंट भी नज़र आ रहा है। तो आपने क्या करना है कि x के हायर वैल्यू से स्टार्ट करना है। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को आपने इक्वेट करना है x की पावर 4 के लिए, फिर इक्वेट करना है x की पावर 3 के लिए, फिर इक्वेट करना है x की पावर 2 के लिए, फिर आपने लास्ट में इक्वेट करना है x की पावर 1 के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वेटिंग फॉर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को आपने इक्वेट करना है फॉर द वैल्यूज ऑफ x की पावर 4। x की पावर 4 के लिए जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको आपने अलग लिखना है दोनों तरफ से। तो ये पोर्शन मैं इरेज कर लेता हूं, ऊपर वाला। अब आप देख लें, लेफ्ट साइड में x की पावर 4 के लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो इट मीन्स लेफ्ट साइड में 0 होगा। राइट साइड में x की पावर 4 के आप पहले मार्क कर लें, ये x4 वाल, दिस इज x4, और इसके अलावा x4 आपके पास कोई नहीं है, 2 x4 है, ax4 प्लस bx4। तो x4 के आपने कोएफिशिएंट्स लेने हैं लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है x4, तो आपने 0 लिख लिया। राइट साइड पे कोएफिशिएंट्स x4 के क्या है, एक a है प्लस b, a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या होगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन नंबर 4 में a आप पहले फाइंड कर चुके हैं, a के लिए वैल्यू इसमें पुट कर लें तो b के लिए वैल्यू निकल आएगा। तो 0 इक्वल्स टू 1/4, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4, या बेशक लिख ले स्टेटमेंट, तो दिस इज b। और इसी तरह b के लिए क्या होगा, b इज इक्वल टू -1/4। 1/4 है, b को आप यहां रहने दे, ये दूसरी तरफ जाके -1/4 बन जाएगा, तो आपने लिख लिया -1/4। अब b के लिए वैल्यू फाइंड हो चुका है, तो इस वैल्यू को आपने क्या करना है, साइड पे कहीं पे लिख देना है, b इज इक्वल टू -1/4। अब आगे चलते हैं। आपने इक्वेट किया x की पावर 4 के लिए। अब आप ये स्टेटमेंट रिपीट कर लें कि इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 3 इन इक्वेशन 3। इस इक्वेशन को आपने इक्वेट करना है x की पावर 3 के कोएफिशिएंट्स के लिए। तो यहां एक्सप्रेशन क्या होगा, लेफ्ट साइड पे x की पावर 3 के लिए कोई आपके पास नहीं है, तो आपने 0 लिख लिया। राइट साइड में आपने x³ वाले निकालने हैं, एक ये है, एक ये है, और x³ आपके पास कोई नहीं है, तो क्या होगा, bx³ प्लस cx³। तो इट मीन्स आपने कोएफिशिएंट्स लिखने हैं -b। अब हमने x के पावर क्यूब, x³ के लिए हमने इक्वेट करना है इक्वेशन नंबर 3 को। तो यहाँ x³ के लिए एक आपके पास -bx³ है और प्लस cx³ है, तो इनके कोएफिशिएंट्स ले लें, यानी -b प्लस c। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब इस इक्वेशन में आपने क्या आपके पास अवेलेबल है, क्या आपने फाइंड करना है, b आपके पास अवेलेबल है, तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 5। इस इक्वेशन में आप b के लिए वैल्यू पुट कर लें तो क्या होगा, माइनस इंटू -1/4 प्लस c। अब ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देते हैं,
तो ये और ये आपस में कैंसिल। अब c आपने फाइंड करना है, तो ये 1/4 दूसरी तरफ जाके क्या होगा, -1/4 बन जाएगा। तो इट मीन्स आपने c के लिए भी वैल्यू फाइंड कर लिया। तो इस c के लिए वैल्यू कोई भी आप यहाँ साइड पे लिख लें, -1/4। अब आपने क्वेश्चन नंबर एक्सप्रेशन 4 भी डेवलप कर चुके, 5 भी डेवलप कर चुके। ये आपने x⁴ के लिए इक्वेट किया था और ये आपने x⁴ के लिए इक्वेट किया था। अब x⁴ के लिए आपने इक्वेट करना है। तो x⁴ के लिए आप इक्वेट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को। तो इक्वेशन नंबर 3 आपके पास यहां अवेलेबल है। ये स्टेटमेंट आप सेम लिख ले, इक्वेटिंग फॉर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x⁴ आप कर चुके हैं। अब x⁴ इसे 2 लिख लें इन इक्वेशन नंबर 3। ये सेम स्टेटमेंट आप रिपीट कर लें। ये मैं इसको अब कर लेता हूं x⁴ तो अब राइट साइड पे आप इस एक्सप्रेशन में देख लें कि आपको x⁴ कितने मिल रहे हैं। एक ये है, दिस इज x⁴, ये x⁴ है और ये x⁴ है। तो 4 टर्म्स हैं राइट साइड पे जिसका जो x⁴ वाले हैं, और लेफ्ट साइड पे x⁴ वाले कोई नहीं है, तो इट मीन लेफ्ट साइड पे 0। अब राइट साइड पे यहां 2ax², चूंकि x² के लिए आप इक्वेट कर रहे हैं तो x² के खुद को नहीं लिखना है, सिर्फ कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। क्या हुआ, 2a यहां प्लस b और यहां प्लस c, सॉरी -c और यहां प्लस d। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब इस इक्वेशन नंबर 6 में आप देख लें कितनी चीजें आपको नोन है और कितनी अननोन है। ए आप फाइंड कर चुके हैं, बी आप फाइंड कर चुके हैं, सी फाइंड कर चुके हैं, सिर्फ डी बाकी है। तो आप यहां स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी ऑलरेडी डिफाइंड इन इक्वेशन नंबर 6। तो इस इक्वेशन में आप ऑलरेडी जो डिफाइन कर चुके हैं वो वैल्यूज पुट कर लें, तो डी के लिए वैल्यू खुद से निकलेगा। तो हम पुट करने जा रहे हैं 0 = 2 इंटू ए की कीमत 1/4 है, आप लिख लें, प्लस बी की कीमत -1/4 है, आप लिख लें, माइनस सी के लिए -1/4 है, लिख लें, प्लस डी। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, ये इसके साथ कैंसिल होता है, 2 2 = 4, ये माइनस इसके साथ प्लस हो जाएगा। तो यहां क्या बच रहा है, 1/2, यहां -1/4 और यहां क्या है, +1/4। तो -1/4 +1/4 कैंसिल, और ये प्लस डी आपका ऐसे ही रहेगा। और लेफ्ट साइड पे क्या है, 0। तो d + 1/2 = 0। अब d के अलावा जितनी भी चीजें हैं सिर्फ 1/2 है, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं, ये क्या होगा, -1/2 होगा। तो इट मीन्स d = -1/2। अब d के लिए भी आप वैल्यू फाइंड कर चुके, तो इसको भी साइड पे आप लिख लें, -1/2। अब सिर्फ आपके पास क्या बच रहा है, e बच रहा है। बाकी सारे कांस्टेंट्स आप फाइंड कर चुके हैं, सिर्फ e बच रहा है आपके पास। तो अब e के लिए, चूंकि मैंने आपसे कहा था कि हायर ऑर्डर आप x के वैल्यूज़ का स्टार्ट कर देना है, x⁴ हायर है इसमें, तो आपने x⁴ के लिए इक्वेट किया, फिर x⁵ के लिए किया, इसके बाद x⁵ के लिए इक्वेट किया। अब आपने इस एक्सप्रेशन 3 को x⁴ के लिए इक्वेट कर देना है। तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन बनने जा रहा है। अब आप x⁴ देख लें, लेफ्ट साइड पे x⁴ कोई वैल्यू नहीं है, तो लेफ्ट साइड पे 0, और राइट साइड पे देख लें x⁴ यहां से स्टार्ट कर लें। x⁴ आपको एक ये है, इसके अलावा एक ये है x⁴ इसके अलावा एक ये है, 3 x⁴ है। तो आप इनके कोएफिशिएंट्स लिख लें, -b + c + e। तो ये कोएफिशिएंट्स हैं आपके
और इसको आप कहें दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब ये नीचे मैं मिटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं होगी क्योंकि ई जो हम फाइंड करने जा रहे हैं वो आपका आखिरी कांस्टेंट होगा। नाउ 0 इक्वल्स टू माइनस बी प्लस सी प्लस ई। अब देख ले इनमें कौन कौन सी चीज़ें आपको नोन है। बी पहले से नोन है, सी पहले से नोन है। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ बी एंड सी इन दिस इक्वेशन, आप पुट कर लें माइनस इंटू -1/4 बी के लिए प्लस सी के लिए -1/4 प्लस ई। ई के लिए आपने अभी तक फाइंड नहीं किया है, अब इस एक्सप्रेशन में आप ई के लिए फाइंड करने जा रहे हैं। तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 1/4 -1/4 दिस इज प्लस ई, दिस इज इक्वल टू 0। तो +1/4 -1/4, इट मीन्स ई के लिए जो वैल्यू फाइंड हुआ दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां ई के लिए आप क्या लिखेंगे, ई इक्वल्स टू 0। अब आपने 5 कांस्टेंट्स के लिए वैल्यू डिफाइन कर लिए। कितने एक्सप्रेशंस आपके पास डेवलप हो चुके, 1 से लेके 7 एक्सप्रेशंस आपने डेवलप किए। 3-4 स्टेप्स में से आप गुजरे, इसके बाद आपको 7 एक्सप्रेशंस मिल गए और आपको 5 कांस्टेंट के वैल्यूज मिल चुके हैं। अब 5 कांस्टेंट के वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें तो आपके पार्शियल फ्रैक्शंस निकल आएंगे और वो आपका आंसर होगा। तो आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A, B, C, D and E in equation 1 we get। इक्वेशन 1 में आप पुट कर लें इनके वैल्यूज तो आपको आंसर निकल आएगा। तो a/x-1 है, a की जगह आप क्या लिखेंगे 1/4। तो इट मीन्स 1/4 डिवाइडेड बाई x-1 प्लस आप ऐसे ही लिख लें bx प्लस c है, तो b की जगह आप क्या लिखेंगे -1/4 -1/4 इंटू x प्लस c की जगह आप लिखेंगे -1/4 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 और प्लस dx, d की जगह आप लिखेंगे -1/2 इंटू x प्लस e की जगह लिखेंगे आप 0 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख लेते हैं, ये ऊपर सब कुछ मैं इरेज कर रहा हूं, वैल्यूज हमने पुट कर ली है। तो ये एक्सप्रेशन आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, क्या होगा, ये 1/4 है यानी a/b/c। अगर ये 1/, ये 4 को इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो ये किस तरह होगा 1/4 इंटू x-1, फिर प्लस आप लिख लें। ये ऊपर वाला पोर्शन आप देख लें, इसमें 4 एलसीएम निकल रहा है, तो आप 4 यहां मैं रफ वर्क में लिख लेता हूं। 4 एलसीएम है, यहां पे -1x है तो आप इसे -x लिख लें और ये -1, 4 एलसीएम है तो क्या होगा -x -1 डिवाइडेड बाई 4 और फिर डिवाइडेड बाई x² प्लस 1। और अगर आप इस ऊपर वाले में से एक माइनस कॉमन निकाल लें तो ये क्या होगा माइनस इंटू x प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 और फिर डिवाइडेड बाई x² प्लस 1। ये इस तरह आ रहा है। इस ऊपर वाले पोर्शन को आपने सॉल्व कर लिया, ये बन रहा है और नीचे डिनोमिनेटर में x² प्लस 1 पहले से मौजूद है। तो अब इसे आप फर्दर अगर लिखना चाहिए, ये माइनस इस साइन को माइनस बना लेता है, तो अंदर क्या बच गया x प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x² प्लस 1। अब लास्ट टर्म को ले लेते हैं। लास्ट टर्म में क्या है, ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देता है, तो ये 1/2x है, 0 को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है।
तो आप इसे x अपान ये 2 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन की सूरत में आप लिख लें x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। सो दिस इज आंसर एंड दीज आर द पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ये आपके पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। अब क्या है कि इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चंस गिवन हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। तो पिछले एक्सरसाइजेज में से हमने प्रैक्टिस ये किया था कि एक क्वेश्चन मैं कर लेता था, फिर एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता था, एक मैं करता और अगला आपके लिए छोड़ देता। अब इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। चूंकि प्रोसीजर बहुत लेंथी है और क्वेश्चन सारे सिमिलियर हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 करूँगा, क्वेश्चन नंबर फिर आपके लिए छोड़ दूंगा। आप इसे अपने तौर पे प्रैक्टिस कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड है और इसमें लीनियर टर्म कोई नहीं है, और ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है। तो जब आपको इस तरह कोई मसला दरपेश हो कि रिपीटेड टर्म हो और क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड हो और साथ में लीनियर टर्म कोई ना हो, तो उस सूरत में फिर आपने क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप में आपने ax प्लस बी करके, जो क्वाड्रेटिक के लिए आप करते थे, ax प्लस बी अपान सिंगल टर्म आप लिख लें, फिर रिपीटेड टर्म को आप cx प्लस डी के साथ लिख लेंगे। तो इट मीन्स अब बाकी क्वेश्चन में आपके पास कॉन्स्टेंट्स कितने बनते थे, a b c एंड d। अब यहाँ इस क्वेश्चन में आपके पास कितने बन रहे हैं, ax प्लस बी यानी 2 ये बन गए, cx प्लस डी 2 ये बन गए, तो 4 a b c एंड d। इसके बाद आपने क्या करना है कि मल्टीप्लाइंग दी डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड पे आप x स्क्वायर प्लस 5 को मल्टीप्लाई, x स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लें, राइट साइड पे भी लेफ्ट पे भी। जब लेफ्ट पे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट में आपके पास न्यूमरेटर बचता है। राइट साइड में ये टर्म दोनों के साथ अलग अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, दूसरा बच जाएगा और ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल होगा, सिर्फ आपका न्यूमरेटर बच जाएगा। अब इसके बाद अगर यहाँ आपके पास बाकी क्वेश्चन में इस स्टेप के बाद हम क्या करते थे कि जो लीनियर टर्म आपके पास था उस लीनियर टर्म को आप इक्वल टू 0 करते थे और x के लिए फाइंड करके वैल्यू इसमें पुट कर लेते थे, तो आपके पास एक कांस्टेंट के लिए वैल्यू निकल आता था। अब यहाँ आपके पास लीनियर टर्म कोई नहीं है, तो आप इक्वल टू 0 किसी चीज़ को आपने नहीं लेना। अब आपने इस स्टेप को बाईपास कर देना है। जो लीनियर टर्म के लिए आप इक्वल टू 0 करके वैल्यू फाइंड करके पुट कर लेते थे, वो आपका यहाँ पे वो स्टेप बाईपास होगा। अब अगला स्टेप आपका क्या था कि आप एक्सपेंशन करते थे, इक्वेशन नंबर 2 को आप एक्सपेंड कर लेते थे, तो हमने यहाँ इसे एक्सपेंड कर लिया। तो ये 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ से यहाँ तक। cx प्लस डी है, cx प्लस डी हमने लिख लिया। अब आपने क्या करना है कि इक्वेशन 3 आप डेवलप कर चुके हैं। इक्वेशन 3 में अब आपने सबसे पहले देखना है कि x के पावर्स कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं। तो x की पावर यहाँ 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो इससे क्या मकसद है कि x की पावर 3 के लिए आप इसे पहले इक्वेट कर लें, फिर x की पावर 2 के लिए कर लें, फिर x की पावर 1 के लिए कर लें, और इसके बाद x की पावर 0 के लिए कर लें, x की पावर 0। तो सबसे पहले x की पावर 3 के लिए आप इक्वेट करेंगे, तो लेफ्ट साइड पे x की पावर 3 आपके पास कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स लेफ्ट साइड पे ये 0 होगा। राइट साइड पे x की पावर 3 आपके पास क्या है, एक टर्म है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, दैट इज a। तो इट मीन्स a इज इक्वल टू 0। तो a के लिए आपने वैल्यू फाइंड कर लिया, a इज इक्वल टू 0, आप इसे यहाँ पे लिख लें। अब आपने क्या करना है कि x की पावर 2 के लिए आप इस एक्सप्रेशन को इक्वेट कर लें। लेफ्ट साइड पे x की पावर 2 यानी x स्क्वायर के लिए कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो आपने लेफ्ट साइड पे 1 लिए। और राइट साइड पे x स्क्वायर की कितने वैल्यूज हैं, सिर्फ एक है, और उसका कोएफिशिएंट क्या है, दैट इज b। इट मीन्स b के लिए वैल्यू क्या निकला, b इज इक्वल टू 1, इसे भी आप यहाँ पे लिख लें। अब इसके बाद आपने x की पावर 1 के लिए इसे इक्वेट कर देना है। तो x की पावर 1 के लिए लेफ्ट साइड पे क्या है, ये
x की पावर 1 है और इसका कोएफिशिएंट 3 है, इट मीन्स लेफ्ट साइड पे क्या होगा, 3 होगा। राइट साइड पे आपने x की पावर 1 के देखने हैं, एक ये है और एक ये है, दो टर्म्स है जिनके साथ x की पावर 1 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ इसका कोएफिशिएंट क्या बनता है, 5a, और यहाँ क्या बन रहा है, प्लस c, तो 5a प्लस c। अब आपने क्या करना है कि a और b के लिए वैल्यूज आपको फाइंड है, c के लिए वैल्यू फाइंड नहीं है। तो आप स्टेटमेंट लिख लें कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ c। यहाँ a की वैल्यू पुट कर लें तो क्या होगा, 3 = 5 इंटू a के लिए 0 है प्लस c, तो ये टर्म आपका 0 बन जाएगा, तो इट मीन c = 3। तो इससे क्या हुआ, c = 3। अब c के लिए वैल्यू आप यहाँ लिख लें, c = 3। अब इसके बाद x की पावर 0 के लिए आपने इक्वेट करना है। x की पावर 1 के लिए भी कर चुके हैं आप, x की पावर 0, तो x की पावर 0 ये 1 के इक्वल होता है, ये आप ज़हन में रख लें। मैथमेटिक्स में अगर किसी भी चीज़ के लिए पावर 0 हो वो 1 के बराबर है। अगर 1000 के लिए भी आप पावर 0 कर लें तो दैट इज इक्वल टू 1। 1 लाख है, उसकी पावर 0 है, तो इट मीन्स दैट इज 1, दैट इज इक्वल टू 1। एनीथिंग हैविंग द पावर ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो x0 इट मीन्स ये कोई कांस्टेंट वैल्यू आपको शो कर रहा है। तो x0 के लिए अगर आप इसे इक्वेट कर लें तो ये x स्क्वायर वाली रकम है, ये x है, और यहाँ क्या है, अगर आप इस 4 के साथ x0 लिख लें तो ये 1 के बराबर है, इट मीन्स दैट इज 4। तो लेफ्ट साइड पे आपको x0 के लिए वैल्यू क्या है, 4 है। राइट साइड पे जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं जिनके पास x नहीं है तो वो आपके x0 वाले हैं, एक ये है और एक ये है। तो इट मीन्स 5b प्लस d, 5b प्लस d। अब आप इस इक्वेशन में b के लिए वैल्यू यहां से पुट कर लें तो d आपको निकल आएगा। तो 4 = 5 इंटू b के लिए वैल्यू आपने फाइंड किया, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस d। अब ये 5 1 इज 5, इस 5 को लेफ्ट साइड पे आप ले जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है, वहाँ 4 माइनस, 4 पहले से मौजूद है, ये 5 को इस तरफ ले आए तो 4 - 5 हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू -1। तो d आपने फाइंड कर लिया, d के लिए वैल्यू है -1। अब ये 4 कोएफिशिएंट्स हैं जो जिन्हें आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं, उनके लिए वैल्यू आपने फाइंड कर लिए। अब a, b, c और d के लिए आप स्टेटमेंट लिख लें कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कैपिटल A, B, C एंड D इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में a, b, c और d के लिए वैल्यूज आप पुट कर लें तो आपके पार्शियल फ्रैक्शंस निकल आएंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज आप स्टेटमेंट खुद से लिख लें, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। a की जगह आपने लिखना है 0 × x प्लस b, सॉरी b की जगह 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 5 प्लस c की जगह वैल्यू आपके पास क्या है, 3, तो 3x प्लस d की जगह क्या है, -1, तो ये इसे -1 कर लेगा, डिवाइडेड बाई x² प्लस 5 होल स्क्वायर। अब इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, ये टर्म आपका क्या बन गया, 0, तो ऊपर क्या बचता है, 1, 1/x² प्लस 5 प्लस 3x - 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 5 होल स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर एंड दीज आर पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज सिंपल, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, इसमें एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड है। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए, 2 क्वेश्चंस आपके लिए मैंने छोड़ दिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट था। उसकी वजह क्या है कि इसमें डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म नहीं था। जब लीनियर टर्म ना हो तो आप क्वेश्चन को फिर कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको एक अलग से टेक्निक बता रहा है। तो इसी के साथ ही हम आज का एक्सरसाइज ख़त्म कर रहे हैं। अब ये चैप्टर हमारा क्लोज हो चुका है, तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम फिर रिव्यू एक्सरसाइज कर लेंगे, जिसमें एंड ऑफ द चैप्टर जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है इसी चैप्टर से मुतल्लिक। तो थैंक यू वेरी मच।